अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम 2021 के पास पेपर करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स AKUB। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 4 5। उसका ट्रांसपोज लिया है और उसमें मल्टीप्लाई करना है। एक 2x2 का मैट्रिक्स है ABCD का ट्रांसपोज। तो हमें बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा। अच्छा, तो देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है कि PQ ट्रांसपोज इक्वल्स टू QT PT। ठीक है, यानी कि P इंटू क्यू का ट्रांसपोज लेंगे तो बराबर होना चाहिए क्यू का ट्रांसपोज और P का ट्रांसपोज। तो हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 4 5 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ABCD का ट्रांसपोज। हमने इनका ट्रांसपोज ले लिया तो ये हो गया, रॉस कॉलम में चेंज हो गई और कॉलम रॉस में। 3 4 2 5 और ACBD, इनकी मल्टीप्लीकेशन करी तो हमारे पास 3A + 4B, 3C + 4D, 2A + 5B और 2C + 5D आ गया। अच्छा, ये था PQ ट्रांसपोज का। नहीं, ये था QT PT का। ठीक है, तो हमें करना है P इंटू क्यू ट्रांसपोज का। तो हमारे पास जो P पहला मैट्रिक्स था ABCD को हमने मल्टीप्लाई किया 3 2 4 5 से। तो हमारे पास 3A + 4B, 2A + 5B, 3C + 4D और 2C + 5D आया। और इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास बन गया 3A + 4B, 3C + 4D, 2A + 5B और 2C + 5D। तो यानी ऑप्शन हमारे पास हो गया, ऑप्शन हमारे पास हो गया बी, क्योंकि QT PT बराबर होता है P इंटू क्यू ट्रांसपोज के। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर Q है 1 0 0 0 1 0, तो हमें बताना है ट्रांसपोज ऑफ Q²। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, 1 0 0 0 0 आया, यह है 3/2 का मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होती है कि जब जो m होता है, समझे, नंबर ऑफ रॉस इंटू n नंबर ऑफ कॉलम एक मैट्रिक्स के, वो बराबर होने चाहिए n इंटू पी के। यानी कि नंबर ऑफ रॉस बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस से, तभी मैट्रिक्स पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे तो 3 × 2 = 3 × 2 हो रहा है, यानी कि रॉस कॉलम के बराबर नहीं आ रही या कॉलम रॉस के बराबर नहीं आ रहे। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। टू का ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3 6 3M 1 2M A। अच्छा देखिए, 3 6 3M 1 2M और A है। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2M 1 2M A। अरे, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यानी एक जैसे हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो हम जब इस मैट्रिक्स को इवेल्युएट करने बैठेंगे तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो 3 × 0 जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अच्छा देखिए, मैट्रिक्स 1 2 4 0 3 1 0 0 2। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आना चाहिए। तो हम अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 0 0 2 3 0 और 4 1 2, तो इसका ट्रांसपोज तो ए के बराबर नहीं आ रहा, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है ये। दूसरा ये कि ये क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर वो मैट्रिक्स होता है कि जो नंबर ऑफ आई जे है, यानी कि आई जे वन के नीचे वाले एलिमेंट, यानी कि लीडिंग जो रॉ का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के नीचे वाले दो एलिमेंट, और सेकंड कॉलम के लास्ट वाला एलिमेंट जीरो, तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हाँ, अपर ट्रायंगुलर तो बन रहे हैं। अच्छा, फिर तीसरी कंडीशन ये थी कि क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास का डिटर्मिनेंट तो 6 आ रहा है, यानी ये सिंगुलर तो नहीं है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अपर ट्रायंगुलर और नॉन सिंगुलर। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर मैट्रिक्स 1 1 0 1 0 - 1 X - 1 0 X - 2 सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है।
अच्छा देखिए, हम अब इसको एवेल्युएट करेंगे तो जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एवेल्युएट करेंगे, तो 0 × x−2 और -1 × 0, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। और जब हम बी से एवेल्युएट करेंगे, -1 सेकंड रो को नहीं देखेंगे, फर्स्ट कॉलम को नहीं, सेकंड कॉलम को नहीं देखेंगे और फर्स्ट रो को नहीं देखेंगे। 1 -1 x−1 और x−2, तो -1 बाहर आ जाएगा, 1 × x−2 और x−1 × -1 हो जाएगा। -1 x−2 -x+1, तो ये हो जाएगा -1 × x−2 प्लस x−1। तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और -2 -1 -3 हो गया। -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3 से, तो हो जाएगा -2x + 3 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ cos थीटा sin थीटा 1 इंटू sec थीटा 1 cosec थीटा और 1। तो अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो रॉज इंटू कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा cos थीटा sec थीटा प्लस sin थीटा cosec थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा, और sec थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cosec थीटा। अच्छा, ये cos थीटा और sec थीटा आपस में रेसिप्रोकल है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, क्योंकि cos इंटू 1/cos 1 हो जाएगा। इसी तरह sin और cosec भी रेसिप्रोकल है, तो वहां पे भी 1 आ गया। cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज रहेगा, sec थीटा प्लस cosec थीटा भी एज इट इज रहेगा। सिमिलरली sec थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cosec थीटा 1 + 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस sin थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 9 है, तो x की वैल्यू निकालो। अच्छा, जब हम इवेल्युएट करते हैं इसको x से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो हमारे पास आ जाएगा x1 -3 -0 × -3 प्लस 1 × -3 x 0 - 3 = 9। इवेल्युएट करते हैं, 3 × x 3x और -3 +3 हो गया, x × 3x + 3 हो गया। फिर जब हम जीरो से करेंगे तो वो तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, और 1 और -3 × -3 9 और 0 × x 0, तो 9 - 0 9 हुआ। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करा, 3x × x 3x², 3 × x 3x, -0 जरूरत नहीं है लिखने की, 9 × 1 9, और =9, क्यों, इसका डिटर्मिनेंट 9 था, तो ये 0 आ गया। इसके अंदर से हमने 3x कॉमन ले लिया, 3x × x + 1 = 0, तो x 0 आ गया हमारे पास, और x आ गया -1, x 0 और x-1 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है 7। फिर है मैट्रिक्स 3 1 x 1 4 -1 2 -2 2, इसका माइनर निकालना है। अच्छा, माइनर का फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट लेते हैं हम i + j का, और जिसका माइनर चाहिए होता है उसका। अब हमें देखें माइनर चाहिए, ये मौजूद है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, यानी 1 + 3 का। तो हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे और थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास बचा 1 4 2 -2, 1 × -2 -2, और -4 × 2 -8, तो हमारे पास का आंसर आ गया -10, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कोफैक्टर निकालने का बोला हुआ है, 2 2 -7 1 1 3 x y z, x का कोफैक्टर निकालना है हमें। एक्स का कोफैक्टर निकालना है। अच्छा, कोफैक्टर में सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, -1 × i + j, जिसका कोफैक्टर निकालना होता है। अच्छा, हमें एक्स का निकालना है, एक्स है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो -1 × 3 + 1, और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दिया, तो बचा 2 -7 1 3, -1 की पावर 4 1 हो जाती है, और 2 3 6, और माइनस इंटू -7 से +7 हो गया, 6 + 7 13, 1 × 13 13 हो गया, तो 9 का ऑप्शन हमारे पास हो गया 13, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इज एक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जी 3a + b c
3D+E F और 3G+H I, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? अच्छा, एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की कि जब भी अगर हम किसी भी रो या कॉलम का स्केलर लेके उसे दूसरे कॉलम या रो में ऐड करवाएं तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम रहेगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे देखें, ए फर्स्ट कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई किया के करवा के सेकंड कॉलम में ऐड कर दिया है, 3A+B 3D+E 3G+H, तो उससे डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं आएगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट एक्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ABCDEFGHI का डिटर्मिनेंट एक्स था। तो 10 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स इक्वेशन है 5B प्लस एक हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 0 0 2 0 इक्वल्स टू 3, और उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो हमें बताना है मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या होगी। तो 5B+2 0 0 0 2 0 0 2 इक्वल्स टू 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। हम इस मैट्रिक्स को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कराने के लिए इसको उधर भेज देते हैं, तो 5B बराबर हो जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा, 0 - 0 0 रहेंगे। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 अच्छा, हमें बी की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे 5 है, तो हम 5 को उससे डिवाइड करवा देते, तो हमारे पास हो गया 1/5 0 0 0 1/5 0 0 0 1/5, यानी कि हमारे पास ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर उसकी 31st टर्म 250 है, 6 टर्म से ज्यादा है, यानी कि जो टर्म 6 है उसमें 250 ऐड करें तो 31st टर्म बनती है। ये इधर बता भी दिया इन्होंने कि T31 = 250 + T6। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है इसका। अच्छा, कैसे निकालेंगे? ये देखें, टर्म 31 का फॉर्मूला होता है A+30D, और 250 प्लस जो इधर फॉर्मूला लिखा हुआ था उसी में 250 प्लस, और 6 टर्म होती है A+5D। 30D, डी वाली टर्म को वहां ले गए, 30D - 5D हो गया, और ए वाली टर्म को यहाँ ले आए, 250 + A - A जीरो हो गया, यहाँ 250 बचा, और 30 - 5 25D हो गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, 25 वन जा, और 25 10 जा, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 के अर्थमेटिक मीन बिटवीन √3 एंड √5। अच्छा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A+B/2, और फिर हमारे पास ए दिया हुआ है √3 और √5 दिया हुआ है बी। तो पुट कर दिया √3 + √5/2। तो ऑप्शन डी बनना है, बहुत बेसिक सवाल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 2/3 + 2/9 + 2/27 प्लस इनफाइनाइट विल बी। अच्छा, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 - R। ए होती है फर्स्ट टर्म प्रोग्रेशन की, और आर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये यहाँ पे जैसे क्या हुआ है, R = 2/9 2/3, तो आर हमारे पास आ जाएगा 1/3, ये कैंसिलेशन के बाद ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अच्छा, ये है A/B/C/D, यानी होना चाहिए AD/BC। तो हमारे पास ये आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। पुट कर देते हैं, ए है हमारे पास 2/3, आर है 1 - 1/3। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2/3, 1 - 1/3 एलसीएम लिया, तो एस इन्फिनिटी हमारे पास हो गया 2/3/2/3, यानी कि एस इन्फिनिटी हमारे पास आ रहा है 1। एस इन्फिनिटी हमारे पास आ रहा है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस log x², log x³ log x4 और log x5। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी है log a⁴n होती है n log a के बराबर। तो यहाँ पे हमें log x² दिया हुआ है, log x³ दिया हुआ है, तो उस 2 को हम यहाँ ले आए प्रॉपर्टी के जरिए, तो ये हो जाएगा 2 log x और 3 log x। कॉमन डिफरेंस के लिए हम करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो 3 log x माइनस 2 log x, तो डी की वैल्यू हो गई log x। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ हम मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 8 4 2 1, तो 7 टर्म निकालनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। 7 टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब n टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AR n-1। तो ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, AR 4 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, AR सेकंड टर्म होती है, ए फर्स्ट टर्म होती है। AR हमारे पास 4 है, A 8 है, 4 डिवाइड बाई 8, 1/2 आ गया, आर हमारे पास आ गया 1/2। A 7 निकालना है, AR n-1 करेंगे तो हो जाएगा AR 7 - 1 AR 6। ए की जगह पे 8, 7 की जगह, आर की जगह 1/2, आर यानी कॉमन रेशो, और इसके ऊपर पावर आ गई 7 - 1। 7 - 1 6 हो गई, 8 × 1/2 की पावर 6। अच्छा, 2 की पावर 6 64 होती है, 8 × 1/64। A 7 आ गया हमारे पास 1/8। हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर एनी टू नंबर्स द रिलेशन अमॉन्ग देयर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन विल बी। अच्छा, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है +- √AB। ए एम होता है A + B/2, एच एम होता है 2AB/A + B। अच्छा, हम पहली कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं। HM = GM² / AM। एच एम की जगह पे आता है 2AB/A + B। GM ±√AB का होल स्क्वायर A + B। अच्छा, होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा AB/A + B/2। अच्छा, A/B/C है, तो AC/B हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा 2AB/A + B। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। HM = GM² / AM। अच्छा, आप इसी तरह सिमिलरली है ना, कोई नंबर लेके भी कर सकते हैं, कोई नंबर सपोज करके भी कर सकते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा। कोई भी नंबर इक्वेट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगर हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के दरमियान 72/13 है और 6 है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा दो नंबर्स के दरमियान, ये निकाल लेते हैं हम। अच्छा, ये देखें, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2AB/A + B = 72/13। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हार्मोनिक मीन है दो के दरमियान। और √AB = 6, √AB ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। हम ज्योमेट्रिक मीन में हम होल स्क्वायर लगा देते हैं, √AB होल स्क्वायर = 6 का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा AB = 36। 36 को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और जो हार्मोनिक मीन वाला था उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 36 को हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, 2 × 36/AB A + B = 72/13। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 वहाँ चले जाएगा, A + B यहाँ आ जाएगा, 72A + B = 2 × 13 + 36। ए, अच्छा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A + B/2, तो इसीलिए ये 2 को मैं यहाँ लेकर आ गया। तो हमारे पास हो जाएगा 13 × 36 जो कि है 468, और 72 डिवाइड में चले गया, तो A + B/2 हमारे पास आ गया 13/2। A + B हमारे पास आ गया 13/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्वेश्चन 19 हमें बोल रहा है कि अगर Tn-1 का फॉर्मूला है -1 की पावर n-2, तो Tn क्या होगा। अच्छा देखें, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे n-1 है, तो हमने n-1 को रिप्लेस कर दिया n से। तो यहाँ पे भी इसको हम लिख सकते हैं n-1 ब्रेक करके, क्योंकि n-2 है, तो हम n-1 को n से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा t की पावर n = -1। n-1, ये वाला n-1 है ना, ये वाला, ये पूरा, ये जो पूरा n-1 है, इसकी जगह पे आ सकता है n, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n-1। तो ऑप्शन नंबर बी, जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगर टी एन एक ज्योमेट्रिक सीरीज का अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक नहीं अर्थमेटिक सीक्वेंस, तो टर्म 2n क्या होगा। अच्छा,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म का फॉर्मूला होता है नॉर्मल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और टू एन के लिए वही मैंने जो भी बताया कि जब कुछ ऐसी चीज हो, जब एन की जगह कुछ और एन माइनस वन दे दिया और टू एन दे दिया, तो हम रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है उसको हमने टू एन से रिप्लेस कर दिया। तो टी टू एन के लिए बन जाएगा ए प्लस टू एन माइनस वन की पावर मल्टीप्लाई करके डी। तो ऑप्शन हमारे पास हो गया सी। तो 20 का हमारे पास हो गया सी। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर एस एन दिया हुआ है ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन और डिवाइड बाई वन माइनस आर, तो एस एन का रेशियो एस इन्फिनिटी से क्या होगा? अच्छा, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए ओवर वन माइनस आर। एस एन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो ए डिवाइड बाई ए कैंसिल हो जाएगा और वन माइनस आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा वन माइनस आर की पावर एन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये मिस्टेक नहीं करिएगा कि वन माइनस आर की होल पावर एन कर दीजिएगा। ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि एन की पावर सिर्फ इस पे, अगर आप इस पे लगा देंगे तो फिर ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जबकि ये पॉलिनोमियल नहीं है एक। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5। इफ द फर्स्ट नंबर इज 3, देन द सम ऑफ सेकंड नंबर एंड 5 इज ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इक्वल टू 5 है और फर्स्ट नंबर यानी ए 3 है। तो सेकंड नंबर का सम प्लस 5 के साथ क्या होगा? ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इक्वल टू 5, ए की जगह 3 रख दिया। 3 प्लस बी इक्वल टू 10, तो बी की वैल्यू 7 आ गई। बी की वैल्यू 7 आ गई और उसमें 5 ऐड करना है, तो 7 प्लस 5 हो गया 12। ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो 22 का हमारे पास ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है अभी। रिसेंट एसएलओस के मुताबिक एक यूबी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 24 है। इफ m प्लस वन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ सर्कुलर फॉर्म, देन द अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे n हमारे पास m प्लस वन है, तो m प्लस वन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा m फैक्टोरियल। यानी दीज इस इन ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हो जाएगी m फैक्टोरियल वेज। यानी 24 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। 25 भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी के सवाल एक भी बोर्ड में अभी रिसेंट एसएलओस के मुताबिक। 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 है। द नंबर ऑफ पॉसिबल पार्ट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी थ्री लेटर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड मसल। अच्छा, यहाँ पे देखें एन दिया हुआ है 6 और आर 3 है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 6p3। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये जब इसको हम इवेल्युएट करेंगे 6.5.4.3.2.1, और नीचे भी होगा 3.21, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि 30 इंटू 4 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास होगा 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 करते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल पासवर्ड दैट स्टार्ट विद अ वोवल एंड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड मसल। अच्छा, यहाँ पे देखें मसल में दो वोवल्स है ई और यू, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी इनमें से दो लेटर आ सकते हैं। मतलब इन दो लेटर में से कोई एक आ सकता है, तो हम उसकी जगह पे लगा देंगे 2। और बाकी पीछे देखें 5 फैक्टोरियल बचे कि हम फिर अगर हमने यू सेट कर दिया तो पीछे हमारे पास बचा MSCLE, उसको हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 120 इक्वल्स टू 240। तो 29 का हो जाएगा हमारे पास बी। पास क्वेश्चन नंबर 44 है। वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर टू माइनस सेक स्क्वायर अल्फा ओवर टू की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा होता है सेक स्क्वायर अल्फा। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, जो माइनस वन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बस अल्फा की जगह अल्फा बाय ओवर टू से रिप्लेस किया गया है। तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय टू माइनस सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू माइनस वन होगा। क्योंकि एंगल सेम है तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी वन प्लस टेंजेंट इक्वल्स टू सेक वाली। और रीअरेंज कर देंगे तो टेंजेंट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर टू
इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 44 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 45 के, अगर एक एंगल है 1935 तो उसका टर्मिनल एंगल क्या होगा, यानी टर्मिनल एंगल किस क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अच्छा, बहुत ही आसान तरीका है इसका निकालने के लिए, सबसे इससे क्लोजेस्ट है ना रिवॉल्यूशन देखते हैं। एक रिवॉल्यूशन यानी 360 डिग्री। तो कैलकुलेट करने के बाद ये फाइव कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद, 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रही है, फिर ये किसी क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यानी कि फिर ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद। तो हम उसको इग्नोर करेंगे। फिर हमारे पास एंगल बचा 135। 5 × 2 पाई हो जाएगा 10 पाई, यानी कि 1800 + 135 जो 1935 हो जाए। तो हम 5 × 2 पाई को इग्नोर करेंगे 135। अच्छा, 135 देखें, 90 + 45, 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट और फिर +45, तो यानी 135 हमारे पास ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन हो रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है हमारे पास इसका आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 के, अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 एंड साइन अल्फा कॉमा माइनस कॉस बीटा इज। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 / 2 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी। अच्छा, ये गलती नहीं कीजिएगा कि इसको हम 1 ना कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए दोनों का एंगल है ना अलग है, उसका अल्फा है और इसका बीटा है। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि इसका आंसर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को 1 कर देते हैं, तो उनका फिर ऑप्शन बनता है 46 का ए, जबकि दोनों के एंगल चेंज है। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारे पास cos 3 π/2 माइनस थीटा। अच्छा, cos 3 π/2 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। एक प्रॉपर्टी है या एक कह लें एक शॉर्टकट है कि जब भी कोई भी एंगल में से हम थीटा माइनस करें और वो n π/2 का फैक्टोरियल हो और n ऑड हो, यहाँ पे देखें n ऑड है, 3 है, 3 π/2 माइनस थीटा हो रहा है, तो वो उसके चेंज हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेंजेंट कॉट में और सेक कॉसेक में। तो यहाँ पे देखें 3 π/2 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे देखें साइन तो आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में से एंगल माइनस कर रहे हैं जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो जब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में से थीटा माइनस करेंगे तो वो वैसे कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में और नेगेटिव आ जाएगा माइनस साइन। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी खोल सकते हैं, cos 3 π/2 कॉस थीटा प्लस sin 3 π/2 साइन थीटा, फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज करते हुए। तो cos 270 जीरो हो जाएगा और जो sin 3/2 है वो -1 हो जाएगा और साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 47 का माइनस साइन थीटा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इफ cosec थीटा इक्वल्स टू 1/p देन वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। अच्छा देखिए, cosec 1/p है, cosec होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, साइन का इनवर्स है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस लगाया हमने, 1 = p² + b², p² p ही था, तो हो जाएगा 1 - p² अंडर रूट में b के बराबर। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट कर दी, cos थीटा हो गया अंडर रूट 1 - p²। तो जब हम इस पे होल स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - p², ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 49 है, 2 sec² थीटा इक्वल्स टू 3, सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर +1। अच्छा, sec² थीटा 3/2 है, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/cos² थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर की हमने वैल्यू पहले ही निकाल ली, तो ये हो जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हम यूं भी कर सकते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट है, टेंजेंट का होल स्क्वायर लेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 जो भी सेक के बराबर होता है। तो इधर वेज में आंसर सेम ही आएगा, यानी कि 49 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, एक्सप्रेशन टू
मल्टीप्लाई किया बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज। अच्छा देखें, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 इंटू -1/2 -1 हो जाएगा। अच्छा, कॉस टू थीटा की प्रॉपर्टी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कॉस थीटा को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो ये इसके बराबर होता है, तो हम इसको कॉस टू थीटा में लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो 50 को हम सी ले लेंगे। अच्छा, इसको खोलने का एक और तरीका भी होता है, कॉस थीटा प्लस थीटा, जो कि हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट कर दें अगर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। वैसे ये प्रॉपर्टी है, ये याद होनी चाहिए, तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। आगे चलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैज पॉजिटिव साइन? साइन 210, कॉस 350, टेंजेंट 310 और कॉसेक 240। अच्छा, ये देखें, साइन 210 है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यानी ये तो पॉजिटिव नहीं है। कॉस 350, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस 350 तो पॉजिटिव है। आगे देखते हैं, टेंजेंट 310, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसके पास भी नेगेटिव साइन होगा। और है फिर कॉसेक 240, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कॉस 350, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इफ cos थीटा इक्वल्स टू -2/5 एंड टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू √21/2, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करके टेंजेंट थीटा की तरफ ले जाए तो हो जाएगा √21/2 मल्टीप्लाई बाय -2/5, तो हो जाएगा -√21 डिवाइड बाय 5, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये है साइन, क्वेश्चन नंबर 53, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है 1 होता है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी है, जो कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 1 - साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 + साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक और कॉस थीटा बच जाएगा यहाँ पे। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हमारे पास हो जाता है कॉट थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन नंबर ए। फिर नंबर 58 है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू 4 + 5 cos 6x। अच्छा, ये 4 इस वे में काम कर रहा है कि ये इसको ट्रांसलेट कर देगा 4 यूनिट्स अबव द एक्सिस। और ये जो 5 cos 6 है से, अच्छा, cos 6x की वैल्यू -1 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कम -1 हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा बड़ी 1 हो सकती है। कॉस की रेंज है ये, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड है 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है cos cos 6 से, तो इसका एम्पलीट्यूड है 5। तो 58 का ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अगर थीटा लाए यानी एक्स लाया करता है जीरो से पाई के दरमियान, तो साइन 2x ओवर कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा देखिए, साइन 2x इक्वल्स टू कॉस एक्स, साइन 2x की जगह पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x cos x। कॉस एक्स पॉजिटिव साइड पे था, इसको इधर लेकर आ गए तो माइनस कॉस एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, 2 sin x -1 इक्वल्स टू 0। कॉस एक्स हमारे पास दे रहा है 0 पाई/2, और साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। कॉस इनवर्स 0 पाई/2 होता है यानी 90 डिग्री, और साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री। अच्छा, अगर हम नोट करें ना, तो ये जो पाई/2 है, ये आंसर तो दे रहे हैं बट ये गलत है, क्योंकि अगर इसका वैल्यूज की अगर कॉस एक्स की वैल्यू अगर पाई/2 है, तो कॉस एक्स हो जाएगा हमारे पास 0। और अगर ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये तो पूरा इन्फिनिटी दे देगा।
इन्फिनिटी तो 1 के बराबर नहीं है ना, तो यानी ये पाई ओवर 2 नहीं है आंसर, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। और पाई ओवर 6, अच्छा साइन देखे सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, पाई माइनस थीटा। थीटा हमारे पास है पाई बाय 6, तो पाई बाय माइनस पाई बाय 6, 6 पाई माइनस 5 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये हो जाएगा 5 पाई ओवर 6, यानी पाई ओवर 6 और 5 पाई ओवर 6। इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, द रेंज ऑफ सेक ए इज द सेम ऑफ रेंज ऑफ, अच्छा जो सेक ए की रेंज होती है वो कॉसेक के सेम होती है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अगर कॉट ए पी के बराबर है और पी 0 से पाई ओवर 2 में लाया करता है और पी 0 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखें, कॉट ए रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, तो 1 ओवर टेंजेंट ए इक्वल्स टू पी हो गया। टेंजेंट ए को हम पी से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें और पी को नीचे ले आए, तो 1 ओवर पी हो जाएगा इक्वल्स टू टेंजेंट ए, और पी की वैल्यू 0 है, तो यानी टेंजेंट ए हो जाएगा 1/0। जब हम इन्वर्स लेंगे टेंजेंट इन्वर्स 1/0 का, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई ओवर 2, क्यों, क्योंकि टेंजेंट 90 पे पाई ओवर 2 पे इंफिनिटी देता है। तो 61 हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 62 है, रेंज ऑफ -1/6 साइन 6x+1 इज इक्वल्स टू, अच्छा देखिए साइन 6x+1 भी -1 दे सकता है वैल्यू ज्यादा से ज्यादा छोटी, और 1 दे सकता है ज्यादा से ज्यादा बड़ी। तो जो भी इसका एम्पलीट्यूड है -1/6 का एम्पलीट्यूड है, जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/6, और जब 1 से होगा तो हो जाएगा -1/6, यानी इसकी रेंज हो जाएगी कहीं -1/6 के बड़ी और 1/6 से छोटी। तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा पीरियड की बात करें क्वेश्चन 63 में, द पीरियड ऑफ 2 sin θ/2। थीटा के लिए हम देखते हैं कि साइन का पीरियड क्या होता है, साइन 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू चेंज करता है, कॉस भी 2 पाई के बाद वैल्यू चेंज करता है, और टेंजेंट पाई के। तो हम एंगल में 2 पाई ऐड कर देंगे, पाई/2 प्लस 2 पाई, हमें 1/2 कॉमन निकालना है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में पाई प्लस 4 पाई। अच्छा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आना चाहिए, तो जो आ रहा है, तो इसका हमारे पास पीरियड हो जाएगा 4 पाई, यानी कि 63 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन। अच्छा कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन पूछे, तो कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन होती है 0 से लेकर पाई की, लेकिन 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होते। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 का पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन और या ऑड फंक्शन के लिए हम जो भी थीटा है एक्स है कुछ भी है उसको हम नेगेटिव से रिप्लेस करा देते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स लगा कर दिया है, साइन -x का होल स्क्वायर इंटू सेक -x। ये -x का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और सेक -x से एक इवन फंक्शन है तो ये सेक एक्स हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर हो रहा है सी। बाकी अगर हम देखें कॉस में, अगर हम थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करें तो वो तो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, बट साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी ये एक ऑड फंक्शन है। लेकिन हमें यहाँ पे इवन पूछा हुआ है। इसी तरह कॉसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा सेक थीटा, तो ये भी एक ऑड फंक्शन है। और कॉस थीटा कॉसेक थीटा भी, ये भी एक ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन सिर्फ यहाँ पे है 65 का सी। तो 2021 के हमारे पास पेपर एंड पे आते हैं, क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।